सो हेलो गाइज, दिस इज मी अंकिता एंड वेलकम टू माय चैनल एसी एडुहब। सो गाइज, आज के इस वीडियो में हम पढ़ने जाएंगे चैप्टर 2 दैट इज किंग्स, फार्मर्स एंड टाउन्स, दैट इज द टाइम पीरियड फ्रॉम 600 BCE टू 600 CE। हम देखेंगे इस टाइम पीरियड के अंदर क्या क्या हुआ था। तो ये वीडियो शुरू करने से पहले 3-4 चीज़ें आप अपने पास रख लीजिए, एक पेंसिल, एक नोटबुक और एक अपना बुक, ठीक है, ताकि ये तीनों जब मैं बोलूँ आप नोट कुछ कर सके या फिर अंडरलाइन कर सके, ठीक है, और बुक तो सामने होना ही चाहिए, ठीक है। इसको निकालने के बाद अब हम पढ़ते हैं अपना चैप्टर। तो देखो, इस चैप्टर को हम स्टोरी के बेस से समझेंगे, ठीक है। तो जब भी आप ये चैप्टर पढ़ोगे या फिर आप चैप्टर समझ रहे हो, ऐसे समझो कि मैं एक आपको स्टोरी बोल रही हूँ और आपको ये स्टोरी समझना है और अपने मम्मी पापा या अपने फ्रेंड्स को सुनाना है, ठीक है। तो अब तभी आप सुना सकते हो किसी को जब आप खुद समझोगे, ठीक है। तो मैं भी ट्राई करूँगी कि आपको एक स्टोरी के हिसाब से इसको समझाऊँ। तो ये जो चैप्टर है ना, किसके बाद लिखा गया है? हड़प्पन कल्चर, जो आपका चैप्टर था ना, हड़प्पन सिविलाइजेशन, उसके बाद ये चैप्टर डाला गया है। कुछ तो मोटिव होगा ना इस चैप्टर का। तो इस चैप्टर में एक्चुअली क्या कहा गया है, हड़प्पन कल्चर के बाद, हड़प्पन सिविलाइजेशन के बाद एक टाइम आया जब वेद्स आए, जब सिटीज ग्रो हुए, डिफरेंट रिलीजियंस ग्रो हुए, ठीक है। अब क्या हुआ था ना, हड़प्पन कल्चर एंड हुआ, ठीक है। एंड उसमें एक मेन रीजन कौन सा था कि आर्यन इन्वेजन, ठीक है। आर्यन इन्वेजन की वजह से कुछ लोगों का मानना था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड हो गया। अब क्या हुआ, हड़प्पन सिविलाइजेशन एंड होने के बाद जो है आर्यंस आए, एंड आर्यंस जो है उनको इंडो ईरानियंस भी बोलते हैं, तो वो ईरान से कहीं आए हैं। एंड उस टाइम पे 4 वेद भी आए थे, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद एंड अथर्ववेद। 4 वेद की रचना भी उस टाइम की गई थी। एंड वो जो टाइम था वैदिक टाइम था, वैदिक काल था, आपने सुना होगा एक वैदिक काल है। तो वैदिक काल में क्या होता था ना कि सब कुछ सही था, मीन्स उस टाइम पे जो वेमेंस थी उनकी बहुत रेस्पेक्ट की जाती थी, ठीक है। एंड उस टाइम पे सब कुछ अच्छा था, उस टाइम पे कोई एविल्स नहीं थे, ठीक है। बट एक उत्तर वैदिक काल है, उसके बाद एक वैदिक काल है एंड एक उत्तर वैदिक काल है। उसके बाद क्या हुआ, वैदिक काल जैसे ही गया, उत्तर वैदिक काल जब आया, तब जो रिलीजियंस है ना उसमें एविल्स आने लगे, जैसे वेमेंस पे अत्याचार होने लगे, फिर डिस्क्रिमिनेशन होने लगा कास्ट में, एंड काफ़ी सारे एविल प्रैक्टिसेस है जैसे आपने सुना है। तो काफ़ी सारे एविल प्रैक्टिसेस जो है ना उत्तर वैदिक काल में आए, ठीक है। एंड उसकी वजह से फिर लोगों ने क्या किया, लोगों ने फिर अब जिस हिंदुइज्म था पहले, ठीक है, अब हिंदुइज्म से वो क्या होने लग गए, जैनिज्म में जाने लग गए, बुद्धिज्म में जाने लग गए। एंड वो तभी वो जो जैनिज्म, बुद्धिज्म जैसे रिलीजन्स आ रहे थे एंड उसमें कोई ऐसा भेदभाव नहीं था, कोई ऐसा डिस्क्रिमिनेशन नहीं था। तो उस वजह से लोग जो है अपने रिलीजन चेंज कर रहे थे एंड बुद्धिज्म ग्रो हो रहा था, जैनिज्म ग्रो हो रहा था। उन्हीं को हम आज देखेंगे, ठीक है। तो चैप्टर शुरू कैसे होता है, वो है जी प्रिंसेप एंड प्रियदसी से। ये एक शॉर्ट टॉपिक है। जेम्स प्रिंसेप के नाम से ये प्रिंसेप टॉपिक पड़ा है। जेम्स प्रिंसेप कौन थे, वो एक एपिग्राफिस्ट थे, ठीक है। एपिग्राफिस्ट जेम्स प्रिंसेप, एंड इनका बहुत बड़ा योगदान था फॉर एपिग्राफी, ठीक है। इन्होंने क्या किया था, ब्राह्मी एंड खरोष्टी लिपि का उन्होंने डेसिफर किया था, ब्राह्मी एंड खरोष्टी लिपि को, ठीक है। अब ये ब्राह्मी एंड खरोष्टी लिपि क्यों इंपॉर्टेंट है, बिकॉज उस टाइम में जो इंस्क्रिप्शंस, कॉइन्स वगैरह मिलते थे उसी लैंग्वेज में लिखे जाते थे, उसे स्क्रिप्ट में लिखे जाते थे, एंड उस स्क्रिप्ट को पढ़ने के लिए कोई तो चाहिए। तो इन्होंने फर्स्ट डिसाइफर किया था, इसलिए इनका नाम इतना फेमस है। उसके बाद एक है प्रियदसी। प्रियदसी मीन्स दैट इज प्लेजेंट टू बीहोल्ड, जो बहुत प्लेजेंट हो, बहुत सुंदर हो। तो इसको एक्चुअली मतलब डिनोट किया गया है अशोक से, ठीक है। अशोक जो रूलर थे, मौर्यन रूलर जो था अशोक, उनको डिनोट किया गया है बेसिकली। तो जो इंस्क्रिप्शंस वगैरह, कॉइन्स वगैरह इनको मिले हैं, उसमें एक टर्म मिला था प्रियदसी, तो उसको इन्होंने यहाँ पे बताया है। ये टॉपिक इतना सही है, इससे 2 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि जेम्स प्रिंसेप की क्या मतलब क्या इंपॉर्टेंस है एंड ऑल दैट, क्या काम है, ये बोला गया, ठीक है। इसके बाद आते हैं हम दी अर्लीस्ट स्टेट्स में। तो अर्लीस्ट स्टेट्स मीन्स अर्लीस्ट स्टेट्स कैसे उस टाइम पे ग्रो हो रहे थे, ठीक है। उस टाइम पे क्या था, तो 6th सेंचुरी BCE, क्या है, 6th
सेंचुरी BCE। उस टाइम में एंड BCE का मतलब क्या होता है, बिफोर कॉमन एरा, ठीक है। 6th सेंचुरी BCE को एक लैंडमार्क बोला जाता है, ठीक है, इन इंडियन हिस्ट्री। वाई इट इज अ लैंडमार्क, बिकॉज उस टाइम पे जो है क्या क्या हो रहा था। अब देखो, सिटीज ग्रो हो रहे थे, टाउन्स ग्रो हो रहे थे, ठीक है। उस टाइम में डिफरेंट रिलीजन्स ग्रो हो रहे थे। जैसे मैंने आपको बताया, लोग क्या कर रहे थे, रिलीजन्स चेंज कर रहे थे। तो उस टाइम में जैनिज्म, बुद्धिज्म, ये सब ग्रो हो रहा था, ठीक है। उसके साथ साथ क्या ग्रो हो रहा था, कॉइन्स वगैरह वो सब तो थे। एंड इस टाइम पे एक इम्पॉर्टेंट चीज जो है, राइज ऑफ महाजनपदा। तो 16 महाजनपद की राइज हो रही थी। महाजनपद मीन्स जन मीन्स पीपल एंड पद मीन्स जहाँ पे वो सेटल होते हैं, जहाँ पे वो अपने कदम रखते हैं, ठीक है। तो जहाँ पे लोग सेटल होने लग गए थे, 16 महाजनपद थे। जैसे वज्जी था एंड मगध थे, कुरु, पांचाल, कौशल, ये सारे महाजनपद में थे, ठीक है। ऐसे 16 महाजनपद थे। उसमें से हम मगध को स्पेशली इसमें पढ़ेंगे। तो मगध जो महाजनपद थे उसमें कुछ खासियत भी थी। जैसे जो महाजनपद थे उसको रूलर्स के द्वारा वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन चलता था। अब वहाँ पे रूलर्स भी ऐसा नहीं कि एक रूलर्स, वहाँ पे ओलिगार्कीज थी। ओलिगार्कीज मीन्स वहाँ पे जो पावर है वो शेयर होता था। वहाँ पे गन्स थे, संघ्स थे, मीन्स राजा काफी सारे थे, वो अपना पावर क्या करते थे, शेयर करते थे, ठीक है। तो काफी सारे राजा थे, वो अपना संघ बनाते थे, ऑर्गेनाइजेशन भी आप कह सकते हो। तो उसे हम ओलिगार्कीज कहते हैं। सेकेंड फीचर क्या है, वो जो महाजनपद थे उनका एक कैपिटल होता था। हर एक महाजनपद का कैपिटल होता था, वो फोर्टिफाइड होता था। उसमें ब्यूरोक्रेसीज होती थी, आर्मीज होती थी जो उस कैपिटल को प्रोटेक्ट करते थे। उसके बाद क्या होने लगा, जो ब्राह्मण्स थे उन्होंने धर्मसूत्राज लेड किया। तो धर्मसूत्राज एक्चुअली क्या होते थे ना, जिसके हिसाब से जो राजा वगैरह है वो अपना रूल करते थे, ठीक है। तो हर एक राजा के हर एक नॉर्म्स होते थे जिसके अंतर्गत वो रूल करते थे। एंड वो किसने लिखा था, वो ब्राह्मण्स लिखते थे, ठीक है। तो धर्मसूत्राज भी लिखे गए थे उस टाइम में। एंड जो राजाज होते थे वो क्षत्रियाज होते थे। और उसमें क्या था ना, वहाँ पे जो वेल्थ वगैरह कलेक्ट होता था वो राजा करते थे, जैसे ट्रेडर से, फार्मर से। तो अपना टैक्स वगैरह कलेक्ट करते थे। उस टाइम में दूसरे नेबरिंग विलेज में जाके लूट करके अपना वेल्थ बढ़ाना भी उस टाइम में लेजिटिमेट था, ठीक है। तो ये सब उस टाइम में चलता रहता था। तो ये जो पार्ट है ये हम पढ़े अबाउट दी अर्लियर स्टेट, कि अर्लियर स्टेट कैसे ग्रो हुआ एंड वहाँ पे क्या क्या सिस्टम थे, क्या क्या फीचर्स थे। अब इन महाजनपदों में से 16 महाजनपद में से हम एक महाजनपद के बारे में पढ़ेंगे, दैट इज मगध, ठीक है। मगध के बारे में हम पढ़ेंगे। अब देखो, अगर हम मगध के बारे में पढ़ रहे हैं, 16 अदर जो 15 को हम पढ़ नहीं रहे, हम एक को अगर पढ़ रहे हैं 16 में से, तो आप मान सकते हो कि मगध एक कितना इम्पोर्टेंट महाजनपद था, ठीक है। तो ये मोस्ट इम्पोर्टेंट जो है महाजनपद था 16 महाजनपदों में से। एंड ये कहाँ पे है, ये प्रेजेंट डे बिहार जो है उसको पहले मगध का वो मगध था, वो मगध जो था वो एक महाजनपद था। अब वहाँ पे देखो, अगर हम प्रेजेंट डे बिहार में देखें, ठीक है, अगर हम प्रेजेंट डे बिहार को ही आप मान लो कि हाँ वो मगध है अभी, तो आप उसको अगर देखते हो तो आप एक चीज देख पाओगे कि उसमें एग्रीकल्चर अच्छा होता है। अभी भी एग्रीकल्चर अच्छा है, ठीक है। बिहार, वेस्ट बंगाल, उसमें एग्रीकल्चर अच्छा है। उस टाइम में भी एग्रीकल्चर अच्छा था और ज्यादा अच्छा था। तो एग्रीकल्चर की वजह से जो है वो जगह काफी प्रोडक्टिव था। साथ में अगर आप बिहार से जुड़ा हुआ एक और स्टेट देख सकते हो, वो है झारखंड। तो उस टाइम में झारखंड किस लिए इंपॉर्टेंट है, फॉर आयरन माइंस वगैरह, ठीक है। तो छोटा नागपुर जो एरिया है, तो उस वहाँ से आयरन माइंस आता था। तो मगध एक एग्रीकल्चरल कंट्री, एग्रीकल्चरल प्लेस तो था, एग्रीकल्चरल सेंटर तो था। उसके साथ साथ उनको आयरन वगैरह भी मिल जाते थे, उससे अपना इक्विपमेंट बना पाते थे, ठीक है, जो आर्मीज के लिए काम आएगा। थर्ड थिंग थी कि एलिफेंट्स, वहाँ के जंगल में जो है वहाँ के एलिफेंट्स वगैरह मिल जाते थे, तो ये भी काम आते थे, ठीक है। फॉर अगर लड़ाई लड़ने जाना है तो आर्मीज जो है एलिफेंट करके चले जाते थे, राजाज जो है एलिफेंट करके चले जाते थे। उसके बाद है कम्युनिकेशन, फॉर जो गंगा रूट था या फिर गंगा जो रिवर था उसके थ्रू जो है कम्युनिकेशन वगैरह भी होता था, रिवर्स थे वहाँ पे, ठीक है। उसके बाद है
एम्बिशियस रूलर्स जैसे बिंबिसार, अजातशत्रु, महापद्म नंद, ये जो थे काफ़ी एम्बिशियस रूलर्स थे, जिसकी वजह से जो है मगध इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट बन पाया। ठीक है, तो मगध एज अ इम्पॉर्टेंट सेंटर कैसे ग्रो हुआ? बिकॉज ऑफ दिस रीजन्स। एंड ये रीजन्स कौन से? एक तो एग्रीकल्चर हो गया, सेकेंड क्या हो गया? आयरन माइंस जो कि इक्विपमेंट्स बनाने के काम आते थे, थर्ड हो गया एलिफेंट जो कि आर्मीज वगैरह के लिए बहुत इंपॉर्टेंट था, लड़ाई वगैरह में काम आते थे, फोर्थ हो गए कम्युनिकेशन। ठीक है, एंड फिफ्थ हो गए किंग्स। तो उनके पास सब कुछ था, इसलिए ये जो है इतना इम्पोर्टेंट है। एंड थर्ड एंड जो लास्ट थिंग ये है कि इसके साथ इनका कैपिटल्स भी चेंज हुआ था। जैसे पहले राजगढ़ था, जो आज की राजगीर है ना, तो उसको पहले राजगढ़ कहते थे, एंड उससे फिर उन्होंने पाटलिपुत्र किया था। उसके पीछे भी काफ़ी सारे रीजंस है, बट दिस इज नॉट इम्पॉर्टेंट। तो राजगढ़ से क्या बनाया गया? पाटलिपुत्र बनाया गया। तो अभी आप क्या करोगे? इन सारे जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स है फॉर द जो कि जिसकी वजह से मगध इतने इम्पोर्टेंट है, वो अभी के अभी याद करो। ठीक है, फर्स्ट क्या हो गया? एग्रीकल्चर, सेकंड आयरन माइंस, थर्ड एलिफेंट, फोर्थ कम्युनिकेशन, फिफ्थ द एम्बिशियस रूलर्स। ठीक है, तो ये 4 मार्क्स में आता है ये मगध वाला क्वेश्चन। बाई चांस ज़्यादा मार्क्स में आया तो और पॉइंट जो है आप इसमें ऐड कर सकते हो। ये 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन ज़रूर आता है। ठीक है, इस चैप्टर से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको ध्यान से पढ़ना। इसके बाद लास्ट टॉपिक दैट इज द अर्ली एम्पायर। इसके पीछे भी ना एक स्टोरी है। देखो, अब तक मैंने आपको एक स्टोरी बताई कैसे क्या हुआ, राइज हुआ, फिर जो है धर्म जो आए, क्यों आए, एंड उसके बाद जो है ये महाजनपद में से मगध इतना इम्पोर्टेंट क्यों महाजनपद था। तो इसको आप एक स्टोरी की तरह अब तक देख रहे हो। अब हम देखेंगे उसके बाद एक एम्पायर का राइज हुआ, एंड वो एम्पायर इतना इम्पोर्टेंट क्यों है। यार, इससे रिलेटेड एक स्टोरी है जो मैंने सुनी थी, और मैं चाहती हूँ आपको भी बताऊँ ताकि थोड़ा आप रिलेट कर पाओ इन सब चीज़ों को। तो यार, ये स्टोरी शुरू होती है कुछ ऐसे। एक रूलर था जिसका नाम था घनानंद। ठीक है, एंड ये नंद वंश के लास्ट किंग थे, लास्ट रूलर थे। इन्होंने क्या किया था, जो विष्णुगुप्ता थे, जिनको हम कौटिल्य, चाणक्य इन्हीं नाम से जानते हैं, तो उनको एक दिन दरबार में बुलाया। अब ये थे कुछ गरीब टाइप के, तो इनको दरबार में बुलाया, एंड इनकी काफ़ी खिल्ली उड़ाई गई, काफ़ी इनकी बेइज्जतियाँ हुई, काफ़ी हंसे लोग उन पर। ठीक है, एंड इसको जब उन पे हंसे तो उनको भी बुरा लगा, ऑफकोर्स सबको लगता है। तो वो उस दिन चले गए, राज दरबार से चले गए, एंड जाते टाइम ना उन्होंने कुछ लड़कों को देखा जिनमें चंद्रगुप्त मौर्य भी थे। तो वो सारे बच्चे मिलके ना खेल रहे थे राजा मंत्री चोर सिपाही। तो क्या किया, जो चाणक्य थे, विष्णुगुप्ता थे, वहाँ पे बैठ गए, उनकी गेम खेल देख रहे थे। तो वो जो राजा मंत्री चोर सिपाही खेल रहे थे, अब उनको ना चंद्रगुप्त मौर्य पे कुछ खास वो दिखा, मीन्स खास कुछ राजा की क्वालिटीज़ दिखी। तो उन्होंने क्या किया, अब उस लड़के के पेरेंट्स के पास गए। ठीक है, उनके माता पिता के पास गए, और उनको उन्होंने बोला कि आपके बेटे में मुझे ऐसे राजा जैसी क्वालिटीज़ लगती है, मैं उसको ले जाना चाहता हूँ, एंड ऑल दैट। ठीक है, एंड उनके जो पिता थे वो क्या करते थे, मोर पालने का काम करते थे। मोर मतलब पिकॉक, वो पालने का काम करते थे। तो उन्होंने जाके पूछा, तो उन्होंने भी ठीक है अनुमति दे दी कि हाँ ठीक है आप ले जाइए। तो उन्होंने अपने साथ उनको रखा, उनको शिक्षा दी, एंड उन्होंने क्या किया, फिर नंद वंश को हरा के उन्होंने मौर्य वंश को, मौर्यन एम्पायर को स्थापित किया। इतना बड़ा एम्पायर है ये, एंड जिसमें अशोक जैसे रूलर्स हैं, एंड इतने फेमस। तो इन्होंने स्थापना की, एस्टैब्लिशमेंट की, जो कि बालूचिस्तान वगैरह से ओडिशा, आंध्र प्रदेश सब जगह पे मौजूद हमने देखा है। बहुत जो कि बालूचिस्तान से पूरे एंटायर स्ट्रेच में, नॉर्दर्न स्ट्रेच में हम देख सकते हैं। ठीक है, फिर फर्दर अशोक जो थे वो क्या थे, इनके ग्रैंडसन मीन्स पोता थे उनके। तो उन्होंने फर्दर और किया, कलिंगा के युद्ध में हराया। ठीक है, कॉन्कर किया। तो ये सब था। ठीक है, तो ऐसे करके चंद्रगुप्त मौर्य का वंश हुआ, स्थापित हुआ। ऐसे ही चाणक्य, कौटिल्य की एक स्टोरी थी जो मैं आपको सुनाना चाहती थी। अब क्या हुआ, अब क्या इस टॉपिक में हम देखेंगे वो है कि क्या क्या सोर्स मिले हैं इनके, क्या इनके एडमिनिस्ट्रेशन थे, वो सब देखेंगे। तो अब जो मौर्यन वंश यहाँ पे था, इंडिया में था, तो उसके कुछ एविडेंसेस भी हमें मिले हैं। तो इसमें हम 4 एविडेंसेस पढ़ेंगे जो आपको अभी याद करना है। 4
4 सोर्सेज पढ़ेंगे, ठीक है। तो अगर आपको ये नहीं दिख रहा है, मैं अपलोड कर दूंगी अपने इंस्टा हैंडल पे, तो आप इंस्टा हैंडल पे मुझे फॉलो कर सकते हैं, आपको ये मिल जाएगा, ठीक है। मैं अपलोड कर दूंगी इसको। तो जो है मेगास्थीन्स की एक बुक है, उसका नाम क्या है, इंडिका, ठीक है। एंड ये मेगास्थीन्स कौन था? मेगास्थीन्स जो है वो एक ग्रीक एम्बेसडर थे ऑफ द चंद्रगुप्त मौर्यंस कोर्ट, ठीक है। तो एक एम्बेसडर थे, उन्होंने एक किताब लिखी थी जिसका नाम है इंडिका। तो ये एक टेक्सचुअल सोर्स है जिसका नाम है इंडिका। उससे हमें काफ़ी कुछ पता चलता है अबाउट द मौर्यन एम्पायर। उसके बाद है अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र किसने लिखी थी? द मिनिस्टर ऑफ द कोर्ट, दैट इज चाणक्य, कौटिल्य, जो भी आप कहते हो, उन्होंने लिखी थी अर्थशास्त्र, जिसके अंतर्गत काफ़ी कुछ लिखा गया था मौर्यन एम्पायर के बारे में। थर्ड है कि रिलीजियस टेक्स्ट। रिलीजियस टेक्स्ट में क्या आएंगे, जैसे जैनिज्म, बुद्धिज्म के जो भी टेक्स्ट थे ना, उसमें भी काफ़ी लिखा गया था, क्योंकि अशोक जो थे, आपको पता है, इन धर्मों को ज़्यादा मानते थे। उसके बाद है धम्मा। धम्मा क्या है? धम्मा से पहले एक और चीज़ है, वो है कि जो आयरन पिलर्स है, जो कॉइन्स है, इंस्क्रिप्शंस है, तो वो भी आप दे सकते हो। तो इसमें कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस वगैरह हो जाएगा, ठीक है। कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस, ये सब आप दे सकते हो। एंड लास्ट है धम्मा। और धम्मा क्या है? धम्मा एक टीचिंग है, ठीक है। एंड जो इस धम्मा को फैलाते हैं उनको धम्मा महात्मा कहते हैं। तो ये जो धम्मा है वो अच्छी टीचिंग्स है, जैसे जो है हर रिलीजन्स को हमें रेस्पेक्ट देना चाहिए, बड़ों का आदर करना चाहिए, सर्वेंट्स का आदर करना चाहिए, एंड आपसे जो बड़ा है उसको आदर करना चाहिए। तो ये सब कुछ पॉइंट्स उसमें धम्मा में है, धम्मा की टीचिंग्स है, जो काफ़ी दूर दूर तक फैलाया गया। तो धम्मा की टीचिंग से हमें पता चलता है। तो फटाफट एक बार रिवाइज करते हैं। फर्स्ट है इंडिका बाय मेगास्थीन्स, सेकंड है अर्थशास्त्र बाय कौटिल्य, थर्ड क्या है आपका, दैट इज द रिलीजियस टेक्स्ट ऑफ जैसे जैन्स, बुद्धिस्ट। उसके बाद फोर्थ है कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस एंड ऑल दैट। फिफ्थ है धम्मा महात्मा। एंड जो ये कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस थे, उसमें अशोक लिखा भी करते थे टू मतलब मैसेज पहुंचाने के लिए अपने कोर्टियर्स वगैरह तक। तो मैसेज पहुंचाने के लिए भी जो अशोक लिखते थे, उससे भी हमें काफ़ी कुछ पता चला है। तो वो कॉइन्स, इंस्क्रिप्शंस में आ जाएगा। ओके, तो ये क्लियर है। इन चीज़ों पे ना मैं आपको एक प्रोवाइड कर दूंगी मटेरियल, जैसे कैसे आपको इसको प्रॉपरली लिखना है, इस पे भी और एडमिनिस्ट्रेशन पे भी, जिस पे 4-4 मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं, 4-4 नंबर के क्वेश्चंस आते हैं। तो मैं ट्राई करूंगी एक अलग से वीडियो बना के उसमें आपको सारे वो मटेरियल्स प्रोवाइड कर दूँ, ठीक है। क्योंकि बहुत प्रॉपरली मेरे पास वो मटेरियल्स थे, तो मैं आई विल ट्राई टू शेयर विथ यू टू। ओके, उसके बाद हम बात करेंगे एडमिनिस्ट्रेशन। एडमिनिस्ट्रेशन कैसा था मौर्यन एम्पायर का? इसमें कैपिटल्स थे 5, एंड 5 कैपिटल्स के नाम अभी याद करना है। फर्स्ट है पाटलिपुत्र, तक्षशिला, उज्जैनी, तोशिला एंड सुवर्णगिरी। 5 नाम थे, तक्षशिला, सुवर्णगिरी, पाटलिपुत्र, उज्जैनी एंड सुवर्णगिरी। 5 नाम याद हो गए कि नहीं? अगर नहीं याद हुए वीडियो को पॉज करके एक बार याद करो, फिर ये वीडियो को प्ले करो, ठीक है। तो 5 नाम याद हो गए। अब 5 नामों में से पाटलिपुत्र जो था वो कैपिटल था, हमें पता है, ठीक है, क्योंकि मगध का हमने देखा था कैपिटल शिफ्ट हुआ था पाटलिपुत्र में। पाटलिपुत्र आज का पटना। ओके, तो वहाँ पे आपको पता है जो कैपिटल होता है, जैसे इंडिया का कैपिटल क्या है, दिल्ली, तो यहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का काम ज़्यादा होता है। तो वहाँ पे भी एडमिनिस्ट्रेशन जो था सेंटर में होता था, सेंटर में ज़्यादा होता था। उसके आसपास जैसे उज्जैनी हो गया, तक्षशिला हो गया, ठीक है, अभी भी है ना तक्षशिला, नालंदा जैसे, तो उज्जैनी वगैरह, वो भी मतलब एक डिस्टेंस में तो आता ही था, बट कैपिटल से ज़्यादा दूर नहीं था, कैपिटल के डिस्टेंस में आता था। फिर सुवर्णगिरी है। सुवर्णगिरी एक्चुअली कर्नाटका में है, एंड इसको माउंटेन्स ऑफ गोल्ड कहा जाता है। सुवर्णगिरी, गिरी मीन्स पहाड़, उसमें सुवर्ण का मतलब गोल्ड का वो जो पहाड़ है वहाँ पे, तो वहाँ पे एडमिनिस्ट्रेशन का काम होता था। ये सब एरियाज जो है याद रखना। फर्स्ट पॉइंट हो गया। फर्स्ट पॉइंट आपके वो 5 कैपिटल, सेकेंड पॉइंट ये वाला कैसे होता था। थर्ड पॉइंट में आप क्या बताओगे कि जैसे जो कम्युनिकेशन होता था वो बोथ लैंड रूट से भी होता था एंड वाटर रूट से भी होता था। वाटर रूट क्यों? क्योंकि वहाँ पे जो गंगा वगैरह जो रिवर्स है उसके थ्रू कम्युनिकेशन होते थे, रिवर्स के थ्रू जो है रिवर एंड कम्युनिकेशन होता था। एंड कम्युनिकेशन में हो सकता था 1 वीक लग जाए या फिर उससे ज़्यादा भी लग सकता था, 1 मंथ तक चला जाता था इनका। अब फोर्थ पॉइंट में आपको क्या देना है, जो मेगास्थीन्स है, ठीक है। मेगास्थीन्स की जो इंडिका है, मेगास्थीन्स की एक बुक है इंडिका,
का उनमें क्या उन्होंने बताया था कि 6 कमिटी के बारे में उन्होंने बताया था। ठीक है, कमिटी भी फर्दर किस में डिवाइडेड थे, 6 सब डिविजन्स में डिवाइडेड थे। 6 सब डिविजन्स अभी याद करो। फर्स्ट सब डिवीजन कौन सा था, नेवी का। ठीक है, फर्स्ट है नेवी। सेकेंड का है नेवी से मिलता जुलता, दैट इज कम्युनिकेशन, ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन वगैरह वो सब। तो नेवी इज आप एक कंसिडर कर सकते हो एज अ वाटर ट्रांसपोर्टेशन से थोड़ा कंपेयर कर सकते हो। तो आप सेकंड का क्या था, दैट इज कम्युनिकेशन। थर्ड में क्या था, दैट इज फुट आर्मी, फुट सोल्जर्स। यस, फुट सोल्जर्स था थर्ड में। एंड फुट सोल्जर्स के बाद क्या है, हॉर्सेस थे, उसके बाद चैरियट्स थे, एंड उसके बाद क्या थे, एलिफेंट्स। तो फर्स्ट है नेवी, उसके बाद मिलता जुलता कम्युनिकेशन, थर्ड है सोल्जर्स, फुट सोल्जर्स, फोर्थ है हॉर्स, फिफ्थ चैरियट एंड सिक्स्थ एलिफेंट। ये 6 सब कमिटीज़ थे। एंड हम वो जो बात है ना, ये 6 सब कमिटीज़ की बात ये मेगास्थेन्स के द्वारा कही गई थी। तो इससे हमें इसके बारे में पता चलता है। एंड जो सेकंड सब कमिटी थी, जो ट्रांसपोर्टेशन का जिनका काम था, उनका काफ़ी वास्ट काम था, क्योंकि उनको सारे अरेंजमेंट्स करने पड़ते थे ट्रांसपोर्टेशन से रिलेटेड। कितने पॉइंट्स हो गए आपके, दैट इज़ 3-4 पॉइंट्स हो गए ना। उसके बाद एक बात आती है, दैट इज ऑफ धम्मा। तो धम्मा के थ्रू भी एडमिनिस्ट्रेशन चलाया जाता था। फर्स्ट एडमिनिस्ट्रेशन हमने देखा कि कैसे आसपास होता था, किन किन जगह के। उसके बाद लैंड एंड वाटर कम्युनिकेशन थर्ड, कमिटीज़ के थ्रू। फोर्थ है कि धम्मा के थ्रू। धम्मा के प्रिंसिपल्स क्या थे वो मैंने पहले बताया, कि बड़ों का आदर करना, एंड देन सर्वेंट्स का, हर रिलीजियस को ज़्यादा इक्वली ट्रीटमेंट करना, ये थे धम्मा के प्रिंसिपल्स। ये फैलाए भी थे, जो धम्मा महात्मा थे उन्होंने ये फैलाया भी था। इसके थ्रू जो प्रिंसिपल्स थे, उनके एडमिनिस्ट्रेशन के प्रिंसिपल्स थे। तो ये 4 एडमिनिस्ट्रेशन के चलाने के तरीके थे इनके। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई विल ट्राई टू प्रोवाइड अ मटेरियल ऑन दिस इफ आई फाइंड एनीथिंग। तो मैं इसमें देने की ज़रूर कोशिश करूँगी। अच्छे से इसका आंसर लिखना, पॉइंट्स बना के, सब पॉइंट्स बना के। ठीक है, एंड इसके बाद एक लास्ट टॉपिक आता है, दैट इज़ क्यों इम्पॉर्टेंट है या फिर क्या इम्पॉर्टेंट है इसमें। तो हमें जैसे पता है, अशोक जैसे एम्परर थे इस एम्पायर में, तो जो बहुत फेमस है इंडियन हिस्ट्री में, हम कह सकते हैं बहुत फेमस थे। इनकी लाइफ स्पैन इनकी जो स्पैन थी, मीन्स ये एम्परर की जो स्पैन थी 150 साल थी। बट ये ज़्यादा कुछ है नहीं। बट के काफ़ी सारे रूलर्स थे ऐसे जिन्होंने बहुत ज़्यादा क्या किया था, एक्सपेंशन किया था। उन्होंने काफ़ी एक्सपेंशन किया था अपने एम्पायर को, नॉर्थ से लेके साउथ तक काफ़ी एक्सपेंशन हुआ था। उड़ीसा में जैसे उनका आपको पता ही होगा, कलिंग का जो युद्ध था, तो ये सब हुआ था, इसलिए इतना ज़्यादा ये इम्पोर्टेंट है। तो जो भी अभी हिस्टोरियंस वगैरह पढ़ते हैं, इनकी जो टेक्स्ट है, इंस्क्रिप्शंस है, कॉइन्स है, उनको कंसिडर किया जाता है, उनको पढ़ा जाता है। तो इसलिए ये जो एम्पायर है इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। सो आई होप इतना पार्ट आपको समझ में आया होगा, इतना आपके दिमाग में बिठा लो। उसके बाद यार जो भी पार्ट्स आएंगे, सेकंड पार्ट, थर्ड पार्ट, देख लेना उनको। ये चैप्टर पूरा अच्छे से तैयार हो जाएगा आपका। जो मैंने याद कराया अभी याद कर लो, एंड चैप्टर को एक बार रीड कर लेना। ठीक है, आई होप आपको ये समझ आया होगा। कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ लो। एंड आप चाहे तो मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जहाँ पे मैं इंपॉर्टेंट वगैरह मटेरियल्स देती रहती हूँ, या फिर इंटरेक्शन भी हो सकता है हमारा अच्छे से, तो उसके लिए। एंड सो दैट इज़ इट फॉर द वीडियो। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। एंड अगर पसंद आए तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो। एंड हम मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड, बाय बाय।